ओके तो लिखना मत, बट थोड़ा सा डिसेंसी में बोल सकते हो आप मुझे, ठीक है ना? देखा, ऐसे Yes, बोलते ही हुदा सिद्दीकी हैज लेफ्ट ऑलरेडी। एनीवेज, विदाउट वेस्टिंग टाइम, थोड़ा सा एक एक मैं आपको ब्रीफ दे दूंगी हर चीज का कि क्या हो रहा है। वैसे ऑलरेडी ये हो चुका है, तो आई जस्ट राइट इन द ग्रीन पेन टू हाईलाइट कि अभी हम क्या कर रहे हैं। तो ध्यान दो, ये हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस बताता है। हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस का एक एक सेगमेंट या एक एक रॉ मटेरियल जो लगता है उसके बारे में बताया गया अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने स्टडीज के हिसाब से। तो सबसे पुरानी स्टडी जो है दैट इज कॉल्ड एज जो प्रेस्टली सर की, सर प्रेस्टली, जोसेफ प्रेस्टली, इन्होंने सिंपल कैंडल एंड जार एक्सपेरिमेंट किया है। पुट योरसेल्फ, खुद को म्यूट पे डालो वरना मुझे आपको ऑफ करना पड़ेगा। आई एम पुटिंग योर माइक्रोफोन्स। सब लोग म्यूट पे हो? yes. हाँ, तो अभी मैं ऑन रख रही हूँ, तो प्लीज डू नॉट पुट योर सेल्फ अनम्यूट करके मत डालो। कुछ भी डाउट हो तो मैं रुक जाऊंगी इसके बाद ना, देन यू कैन टॉक, वरना बीच में हमारा कनेक्शन टूट जाएगा। तो 10 मिनट दे दो, इसको कर लेंगे हम। तो कैंडल एंड जार एक्सपेरिमेंट, यस प्रियांशी, इसमें देखा है कि एक बार कैंडल रखा बेल के अंदर, मतलब जार के अंदर, तो जो मोमबत्ती थी वो बुझ गई थी। देन उन्होंने क्या किया, उसी बेल के अंदर माउस को रख के देख लिया, माउस को भी रखा तो वो जानवर भी मर गया। तो फिर जोसेफ ने क्या किया, प्रेस्टली साहब ने, उन्होंने उसके साथ एक प्लांट को ऐड कर दिया। तब देखा कि प्लांट के ऐड होने की वजह से मोमबत्ती और जो माउस है जार के अंदर का, जार मतलब अब घर पे भी करके देखो, मोमबत्ती जला उसके ऊपर कोई एक उल्टा बर्तन रख दो, स्टील वाला ना रखिएगा वरना अंदर क्या हो रहा है समझ में नहीं आएगा। ग्लास का रखो, या फिर स्टील का भी रख रहे हो ना, थोड़ी देर के बाद उठा के देख लेना, मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो ये करके देखो, होता है ऐसा। तो इस एक्सपेरिमेंट से सिर्फ इतना पता चला कि भाई हमारे जो भी लिविंग थिंग्स है एंड बर्निंग थिंग्स है उसके लिए एयर जरूरी है, इसलिए एयर पहली बात यहाँ पे पता चली। ऐसा ही सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट किया ईगेन हाउस इन्होंने। तो 18th सेंचुरी में ईगेन हाउस ने क्या किया कि एक्वाटिक प्लांट का यूज किया। यहाँ पे क्या किया, एक्वाटिक प्लांट का यूज किया, एंड उस एक्वाटिक प्लांट को, एक्वाटिक प्लांट मतलब जो पानी में होते हैं, कुछ देर लाइट में रखा, कुछ देर डार्क। ये ट्रायल है ना सब कुछ। हम लोग भी कपड़े खरीदने जाते तो ट्राई करके देखते ना अलग अलग कपड़ों को कि कौन सा कपड़ा फिट हो रहा है नहीं हो रहा है, वैसे ही ट्रायल करके एक्सपेरिमेंट्स को देखा गया है। तो जब डार्क में रखा तो पानी में कुछ भी बुलबुले या कुछ बबल्स नहीं थे, बट अगर light में रखा गया उस एक्वाटिक प्लांट को तो बबल्स को पाया गया। तो तब फिर और एक चीज क्या गया कि वो जो बबल्स थे वो ऑक्सीजन से आ रहे थे। फिर आए दूसरे वाले साइंटिस्ट। बच्चे हमेशा जब भी आगे आगे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ते हो, ये याद रखना कि इन सारे ने पहले वाले एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ रखा है। दे हैव ऑलरेडी रेड द अर्लियर एंड प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स, तभी जाके उनको अपने आगे वाले इसमें थोड़ा सा तरक्की करने को मिला। तो वॉन सैक्स वाले में सिर्फ इतना ही बताया है कि क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी हुई है तब, कि उनमें ही ग्लूकोज एंड स्टार्च बनाया जाता है। एंड यहाँ पे मैंने बहुत से बच्चों को नीट का भी पॉइंट ऑफ व्यू बताया था कि ग्लूकोज को स्टार्च में ही क्यों रखा जाता है, व्हाई इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एनीवन पता है किसी को? हम ग्लूकोज को ग्लूकोज क्यों नहीं स्टोर कर रहे हैं? जैसे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन स्टोर कर रहे हैं एनिमल में, यहाँ पे हम स्टार्च करके स्टोर कर रहे हैं। यस, आपके माइक्रोफोन अलाउड है, आई मीन यू कैन टॉक। एनीवन कैन आंसर विद दिस? मैम स्टार्च तो लीकोप्लास्ट में स्टोर होता है ना? हाँ, स्टोरेज का फॉर्म बता रही हूँ मैं, कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ ग्लूकोज को ही, मतलब सॉरी स्टार्च को ही एज अ स्टोरेज फॉर्म क्यों यूज किया है, व्हाई नॉट ग्लूकोज इज ओनली डायरेक्टली स्टोर्ड, माय क्वेश्चन इज। सोचो बच्चों, क्योंकि ऐसे ही एमसीक्यूज के क्वेश्चंस बनते हैं। ग्लूकोज को क्यों नहीं स्टोर करा हमने, व्हाई स्टार्च इज स्टोर्ड, या एनिमल्स में व्हाई ग्लाइकोजन इज अ स्टोरिंग। Ma'am, because just as a source of energy. ओके और थोड़ा सा अगर केमिस्ट्री लेवल पे देखें तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि बिकॉज स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है, जिसके वजह से वो ज्यादा स्टोरेज कर सकता है, बट ग्लूकोज एक मोनोमर होने की वजह से, वो एक सिंगल यूनिट होने की वजह से डायरेक्ट एटीपी को दे सकता है। तभी ग्लूकोज को बायोमोलिक्यूल्स में भी ये पढ़ाया था हमने कि बायोमोलिक्यूल्स में भी ग्लूकोज मोनोमर्स आर यूज्ड ओनली फॉर डायरेक्ट एनर्जी। जो डाइसैकेराइड्स होंगे उनको ट्रांसपोर्ट के दौरान यूज किया जाएगा, एंड पॉलीसैकेराइड्स को एज अ स्टोरेज फॉर्म यूज किया जाएगा।
ठीक है, तो वॉन सैक्स I2 मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर देता है क्या क्या मैम, बिकॉज ये I2 मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर सकता है। नहीं, बट वो रीजन नहीं होता है स्टोरेज का। I2 मॉलिक्यूल को तब होल्ड करेगा जब उसके साथ आयोडीन रिएक्ट करेगा बच्चे। हमेशा स्टार्च के साथ आयोडीन जुड़ा नहीं रहता है। स्टार्च का हेलिकल स्ट्रक्चर है कि वो आयोडीन को पकड़ सके, अगर वो आयोडीन के कांटेक्ट में आया तो। आप पोटैटो को कट करो, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालो, अगर आपके नमक में आयोडीन है तो कलर बदलेगा, नहीं है तो नमक बदल दो, आयोडीन नहीं है समझ लेना, ठीक है ना। तो नॉर्मली स्टार्च डजंट हैज आयोडीन, वो तभी रिएक्ट करेगा जब आयोडीन के संबंध में आएगा। ओके, तो देन नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है एंजलमैन साहब का, तो ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंजलमैन सर ने क्या किया था, प्रिज्म को लेके विजिबल लाइट को स्प्लिट किया, एंड हर एक विजिबल लाइट को जब आल्गा के ऊपर, आल्गा भी कौन सा, यहाँ पे नीट क्वेश्चन आगे बनेगा कि प्रिज्म वाले एक्सपेरिमेंट में आल्गा यूज किया है, क्लैडोफोरा, तो आपको ये याद रखना होगा यहाँ पे। एंड बैक्टीरिया भी कौन सा यूज किया है, एरोबिक बैक्टीरिया, कभी कभी इसको एरोटैक्टिक भी वर्ड यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में अगर ये भी वर्ड आता है तो ध्यान देना, एरोटैक्टिक या एरोबिक का मतलब सेम ही होगा, जिनको ऑक्सीजन चाहिए उनको जिंदा रहने के लिए, सिंपल। तो उन्होंने क्या किया, फिर एंजलमैन ने विजिबल लाइट को स्प्लिट किया, एंड ये देखो आल्गा को फिर हर एक विजिबल लाइट के हर एक लेंथ से उनको एक्सपोज किया। तो फिर उन्होंने क्या देखा कि जिस वेवलेंथ में, मतलब यहाँ पे ब्लू में एंड यहाँ पे रेड वाले वेवलेंथ के इर्द गिर्द बैक्टीरिया का ग्रोथ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया ने यहाँ से आने वाले ऑक्सीजन को सेंस कर लिया, सूंघ लिया मान लो, एंड उसी एरिया में ज्यादा ग्रो होने लग गए। तो उन्होंने ग्रोथ पे से ये डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे इस वाले वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है। एंड फिर लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट में, ओके बट ज्वाइन क्विकली रिफा, क्योंकि हम इसके बाद लाइट रिएक्शंस की तरफ जा रहे हैं, एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ठीक है, डू नॉट मिस दिस। यस पलक, ट्रू। फिर वॉन नील ने क्या किया, लास्ट इज द कॉर्नियस वॉन नील वाला एक्सपेरिमेंट, जो कि एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, माइलस्टोन है, जहां पे हमको क्या पता चला, ये जो आपकी नॉर्मल रिएक्शन थी, नॉर्मल रिएक्शन में हमको पता था कि ऑक्सीजन निकलता है बाहर, एंड अब आपको पता है, बिकॉज अब आप वाटर का स्प्लिटिंग पढ़ चुके हो, अब आप पूरा फोटोसिंथेसिस भी पढ़ चुके हो, अब आपको पता है कि मैम पानी तो ऑक्सीजन को निकालता है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो पानी से आता है। बट उस जमाने में सोचो ना, यहाँ पे 1897 या 1985 की बात, उस जमाने में उनको नहीं पता था कि जो ऑक्सीजन आ रहा है, अब तक क्या क्या पता चला, लाइट लगता है, देन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल लगता है, देन हमको ब्लू एंड रेड लेंथ में ही ज्यादा लगता है फोटोसिंथेसिस होने वाला, बट ये नहीं पता था कि ऑक्सीजन निकल कहाँ से रहा है, बिकॉज हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है एंड हमारे पास वाटर भी है, दोनों में भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। तो इसको जानने के लिए फिर पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का यूज किया। वहां पे क्या किया, इनकी खासियत ही यही है कि ये वाले रिएक्शन क्या करते हैं, दे आर कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक का मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस का भाई है, जैसे फोटोसिंथेसिस, फोटो मींस लाइट, लाइट को यूज करके जब फूड सिंथेसाइज करेंगे तो फोटोसिंथेसिस। अब कीमो मतलब केमिकल। किसी केमिकल, क्या कौन सा, which chemical, H2S stands for, Yes, ma'am. H2S full form हाइड्रोजन सल्फाइड, Hydrogen sulfide. या तो इस हाइड्रोजन सल्फाइड का फिर आपको पता ही है कि ये क्या करता है, बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करेगा और अपना प्रोडक्ट बनाएगा, एंड जब एमिट करेगा तो सल्फर को एमिट करेगा। तो ये साइंटिस्ट ने देखा, अरे सल्फर आ रहा है तो सल्फर आने के चांसेस सिर्फ यही है, कार्बन डाइऑक्साइड में तो सल्फर है नहीं, तो यहां से अगर सल्फर आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट हमारी नॉर्मल वाली रिएक्शन में ऑक्सीजन पानी से आना लाजमी है, वेरी ऑब्वियस है। यस, नाउ एक्सपेरिमेंट्स क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फोटोसिंथेसिस, आई गेस इसको रिपीट करने की जरूरत है क्या, एनीवन की जिसको थैलाकोइड या ग्राना या ये नहीं पता। अच्छा, मुझे ना बहुत अच्छा सा क्वेश्चन याद आ गया अभी, जल्दी से अगर कोई बताएगा कि हमने कौन से वाले मेसोफिल सेल्स में देखा था, या कौन से वाले प्लांट के मेसोफिल सेल्स में देखा था कि पैलिसेड एंड स्पॉन्जी को स्प्लिट करा है। फिर से सुनो, ऐसे कौन से प्लांट्स है जिनके मेसोफिल सेल्स को हम पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में स्प्लिट करते हैं या डिवाइड करते हैं, दिमाग लगाओ, अगर एनाटॉमी याद होता आएगा जरूर।
अगली बार से क्लास में नहीं आओगे कि बोलोगे यार पता नहीं मैम कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेती है ना। बट ठीक है, इससे क्या होगा, सी आपको नहीं भी आएगा मैम तो फ्लावरिंग प्लांट। वो तो है, फ्लावरिंग प्लांट है ही, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स में ही ये है। तो एंजियोस्पर्म, ओके गुड हिंट। अब एंजियोस्पर्म का डिवीजन याद है कि एंजियोस्पर्म को हम आगे कहाँ का डिवाइड करते हैं? ओके, डाइकॉट एंड मोनोकॉट याद था। अगर किसी को याद नहीं था तो डाइकॉट में क्या होता है, हम मेसोफिल सेल्स को देखते हैं, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी में डिवाइड हुए रखते हैं। ठीक है, अब याद रख लो। सी बच्चों, मुझे ऐसी आदत है बीच बीच में ना किसी चैप्टर्स को कनेक्ट करके करके क्वेश्चंस पूछने की, बट इससे क्या होता है, थोड़ा आपका पीछे का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कनेक्ट भी होता है, रिवाइज भी हो जाता है। अगर किसी पॉइंट में नहीं भी आता है तो सीधा बता दो कि नहीं मैम याद नहीं है, इट्स ओके, रिवाइज हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा उल्टा। ठीक है ना? सो इट्स ओके, यू कैन टेल मी कि नहीं याद है मैम, कोई बात नहीं। विच वे? पलक समझी नहीं मैं। सो पिगमेंट्स में हम देखते हैं कि कौन सा पिगमेंट है, जल्दी जल्दी से देख लेंगे हम कि विच इज द पिगमेंट जो क्या करवाता है, मेन काम करवाता है। अच्छा, ऐसा कोई बच्चा है यहाँ पे कि जिसको ये पता नहीं है कि वाई आवर लीव्स आर ग्रीन इन कलर, जो हमारे लीफ है वो ग्रीन में ही क्यों होते हैं? बहुत सा फिर से क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, मुझे पता है, बट बहुत बेसिक है बच्चों, यू शुड नो दिस, इसलिए पूछ रही हूँ। हम क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल के कारण। मुझे पता था, ऐसा धोखा और ऐसे ठोकरे पक्का खाओगे आप। फिर से आओ, इसका आंसर ठीक है। मैं ना आप लोगों को क्लास के एंड तक टाइम दे रही हूँ। लक्ष्या, कुछ बोलना चाहते हो? मैम ग्रीन कलर में वो अपना खाना बनाते हैं। हे राम, नहीं नहीं बच्चा, नहीं नहीं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सुनो, अभी सुनो, कहाँ गया हमारा स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम, देखो इस ग्राफ की तरफ देखो बच्चों। मेनी ऑफ यू हैव गोइंग रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल समझ गई मैं, क्लोरोफिल के अंदर होता है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, एंड बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन है। नहीं, आई विल शाउट आउट लाउड एंड टेल कि ऐसा नहीं है। ये जो आप देखते हो ना कि पिगमेंट में ब्राइट और ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी का होता है येलो ग्रीन, xanthophyls का होता है येलो, कैरोनॉइड्स का होता है येलो ग्रीन, ये पिगमेंट का कलर नहीं है, ये वो कलर है जो वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि हमारे लीफ ग्रीन है बिकॉज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, तो हमारे फ्रूट्स रेड येलो ऑरेंज क्यों है? सोचो, एनीवन? ऑरेंज, ऑरेंज क्यों है? बनाना येलो क्यों है? वाटरमेलन रेड क्यों है? और क्या क्या है हमारे फ्रूट्स, कितने सारे हैं, जामुन है, बेरीज है, वाई दीज आर कलरफुल, सब्जियां हैं, पपाया है। मैम क्लोरोफिल का पिगमेंट नहीं, कैरोटीनॉइड्स के पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, आपको अगर याद होगा हमने ये पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था सेल में, हमने मतलब आपने, मुझे याद नहीं, अब हमारे साथ आप, मैम कैरेटिन। आपका वॉइस कट रहा है बच्चे, वॉइस कट गया आपका। ये याद है मैम सबको? वो सारे तो अपने पिगमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं ना, डिसाइड की इसमें ये कलर होंगे। करेक्ट, तो हमने क्रोमोप्लास्ट में देखा था कि दीज क्रोमोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्जियां, फल एंड फूलों का रंग देना। बट अभी ग्रीन कलर जो होता है ना लीफ का बच्चा, लीफ का अगर आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखो, देखो इसमें आपने बहुत से लोगों ने ये पढ़ा भी है, तो ये जो ग्रीन वेवलेंथ है ये मिनिमम वेवलेंथ है। यहाँ पे मिनिमम एब्जॉर्प्शन या मिनिमम टू नो एब्जॉर्प्शन होता है। तो किसी भी चीज का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, किसी भी चीज अंदर समा नहीं रही है, मतलब उसको बाहर फेंका जा रहा है, वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। द वेवलेंथ ग्रीन इज रिफ्लेक्टिंग बैक, उसी की वजह से लीफ ग्रीन दिख रहे हैं, उसी की वजह से वो पिगमेंट भी ग्रीन दिख रहा है, क्योंकि वो पिगमेंट ही तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, और कौन रिफ्लेक्ट करेगा, है ना? क्लोरोफिल ही तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए क्लोरोफिल उस कलर का दिख रहा है। येलो कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए तो वो उस कलर का दिख रहा है, उस पिगमेंट का उस वाले, या फिर अलग अलग वेवलेंथ्स होते हैं, जिस वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट बैक करेंगे उसका वो कलर बनेगा। समझ रहे हो? एंड हर इसका कलरेशन बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल ये जरूरी नहीं है, अलग अलग है। देयर आर कैरोटीनॉइड्स, देयर आर xanthophyls, क्योंकि ग्रीन ग्रीन पिगमेंट बाहर छोड़ा जा रहा है। देखो, रुको जरा, मैं कुछ
दिखाती हूँ कुछ, मतलब थोड़ा सा कुछ ऐसा ले रही हूँ कि ये मेरी लीफ है, काली वाली लीफ है। ओके, अब मान लो मेरी इस लीफ को इट कैन नॉट एब्जॉर्ब विबजर जो है विजिबल लिंक, उसमें से ग्रीन को वो एब्जॉर्ब बहुत ही कम या नहीं के बराबर है। एब्जॉर्ब करना मतलब इसकी सेल्स के अंदर पेनिट्रेट, दिख रहा है क्या वैसे जो मैं दिखा रही हूँ? अगर ये मेरी लीफ है तो एब्जॉर्ब करेगा कोई भी लाइट तो इसके अंदर चला जाएगा एंड अपना रिएक्शन सेंटर से वगैरह चलाएगा, बट अंदर पेनिट्रेट नहीं हो रहा है तो रिफ्लेक्ट बैक करेगा, एंड जो रिफ्लेक्ट बैक होती है वो चीज हमारे आंखों को दिखती है। आपने ये फिजिक्स में पढ़ा है कि नहीं मुझे नहीं पता, आंखों का जो मतलब व्हाई वी सी कलर्स। अच्छा फिर ये बताओ, फिर समंदर का पानी ब्लू क्यों दिखता है? पानी ब्लू होता है क्या? मैम नो मैम, मैम एटमॉस्फेयर। तो दिखता है क्योंकि वो गुड ऑब्जर्वर होता है, तो ये सारे कलर एब्सॉर्ब नहीं होते, रिफ्लेक्ट करते, इसलिए हमें ये सारे कलर दिखते हैं। मैम ये सेम पढ़ा है। चीज यही पे भी अप्लाई करनी है ना पारुल, सेम चीज यही पे अप्लाई करनी है। यस मैम। हाँ तो समझे बच्चों, कीर्ति? हाँ तो सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है, ग्रीन में भी, समझे कीर्ति? मेरा पेन कहाँ गया इस चक्कर में, मिल गया। तो ओके, क्विकली हमारा जो रिएक्शन सेंटर है, मेन हीरो कौन है हमारे फोटोसिंथेसिस में? क्लोरोफिल ए। देन जो हमारे एसेसरी पिगमेंट्स है, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। क्लोरोफिल बी, कैटनोइड्स एंड यस, कैटनॉइड, xanthophyll वगैरह सब कैटनॉइड्स का हिस्सा है एक्चुअली। तो दीज ऑल विल बी एसेसरी पिगमेंट्स। या ये क्या करेंगे, ये अपना जो भी बेचारा लाइट एब्जॉर्ब करेगा वो दिया जाएगा क्लोरोफिल ए को। अब ना मेरे पास और एक सवाल है, देखो एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम में क्या कहलाता है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक ऐसा ग्राफ है जहां पे पिगमेंट का हमको एब्जॉर्प्शन दिखाया जाएगा कि कौन से वेवलेंथ पे उस पिगमेंट पे लाइट को एब्जॉर्ब किया है। तो दिस ग्रीन हैज मिनिमम और नो एब्जॉर्प्शन, इसलिए इट इज बीन गिवन बैक, रिफ्लेक्टेड बैक। तो एब्जॉर्प्शन पीक हमको दिखा कुछ इस हिस्से में, कुछ इस हिस्से में। सिमिलरली जब हमने फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी चेक करी, फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी दिखी कुछ इस हिस्से में और कुछ इस हिस्से में, एंड जब दोनों को ओवरलैप किया, मैच किया, तब देखा गया अरे जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है पिगमेंट्स का उसी में तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है। तो तब पता चला कि रेड जो है एंड ब्लू जो है वहां पे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। इतना क्लियर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तक? मैम Yes, ma'am. फिर से बोलो, वन ऑफ यू। मैम पिगमेंट लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो फिर मैम रिफ्लेक्ट क्या करते हैं? उसी ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उसकी वेवलेंथ को वो समा नहीं सकते, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते वेवलेंथ को। ग्रीन कलर का जो वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो उसी को रिफ्लेक्ट कर रहेंगे। मैम सिर्फ ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करेंगे और रेड वगैरह जो होंगे उनको ऑब्जर्व करेंगे। उसकी आदत ही वही है ना, तभी तो हमने उसको पढ़ा है, वी हैव रेड स्टडीड उसको वैसे ही, क्योंकि नेचर बना ही वैसा। उसका जो मॉलिक्यूल है पोरिफेरल रिंग मॉलिक्यूल, जो पिगमेंट का मॉलिक्यूल होता है, उसका रिंग स्ट्रक्चर वैसा ही कि वो उस वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब कर सके। अब देखो कुछ कुछ जो है यहाँ पे येलो टू येलो ऑरेंज को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, फिर ये रेड क्यों नहीं कर रहे, ये ब्लू क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसका इस हिसाब से बना है कि वो ही वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, ओके मैम, क्लियर। तो स्ट्रक्चर पे भी जाता है। अब धीरे धीरे ऐसा भी होता है ना कि अगर जब एजिंग होता है प्लांट्स का तो क्लोरोप्लास्ट जब वहां से निकल जाते हैं तो प्लांट्स फिर येलो दिखने लग जाते हैं। फिर येलो क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि वहां से क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चरल में चेंजेस आ गए होंगे, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर्स में कुछ चेंजेस आ गए होंगे। अब वो शायद थोड़ा बुढ़ा भी हो गया है, एजिंग भी हो गया है, तो हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, हार्मोन्स भी हमने पढ़े हैं ना। तो प्लांट्स में हार्मोनल चेंजेस भी होंगे जिसके वजह से कई ये सारे एक साथ, जैसे हमारी बॉडी एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करती है, जैसे प्लांट की भी बॉडी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, हार्मोन्स हो, देन सारे ये पिगमेंट्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, तो किसी ना किसी का असर, स्ट्रेस हो जाएगा, एजिंग हो जाएगा, हार्मोन्स हो जाएगा, इसका असर फिर प्लांट्स के कलर पे भी पड़ने लगेगा। फिर धीरे धीरे वो इतने फ्रेश नहीं लगेंगे, जैसे जैसे एज हो जाएगी येलोइश में टर्न हो जाएंगे, एंड अभी भी अगर उसके पास लाइट एंड वाटर नहीं है तो धीरे धीरे वो मुरझा भी जाएंगे। तो स्ट्रक्चर पे भी वो डिपेंड करता है। मैम इसीलिए जब प्लांट्स ओल्ड हो जाते हैं तो उनका कलर येलो हो जाता है। हाँ, क्लोरोप्लास्ट क्योंकि वहां से निकल जा रहा है ना, क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये सारे पिगमेंट्स होंगे, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूको नहीं, क्रोमो,
तो वो भी अगर वहां पे श्रिंक हो रहा है, मान लो उसकी भी साइज घट रही है, तो इतना अमाउंट वो ये नहीं कर पा रहा है, रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पा रहा है, तो जो भी अमाउंट रिफ्लेक्ट कर पा रहा है वो येलो होगा, इसलिए वो लीफ वैसी दिख रही है। मैनी टाइम्स डिजीज भी होते हैं, कभी कभी ब्राउन स्पॉट्स आना, व्हाइट स्पॉट्स आना, कभी कभी डिजीज या वायरल बैक्टीरियल का डिजीज का भी लक्षण होता है। तो डिपेंड करता है कि उस प्लांट को हो क्या रहा है, एजिंग हो रही है, या कभी कभी डिजीज के वजह से क्लोरोप्लास्ट एंड पिगमेंट्स के स्ट्रक्चर पे भी कुछ अफेक्ट हो गया हो, इनहिबिटर्स होते हैं कुछ कुछ, तो वो उसके देखना पड़ेगा कि वो फार्मर को भी पता चलेगा कि उसको हुआ क्या है, व्हाट इज रॉन्ग विद द प्लांट, उसपे से पता चलेगा। बट नॉर्मल प्लांट है, नॉर्मल सी एजिंग हो रही है, तो कुछ नहीं, अब उसका सभी धीरे धीरे, जैसे हमारे भी ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं ना, जैसे जैसे हम एज होने लगते हैं, किडनी काम करना थोड़ा सा कम कर देगी, देन डाइजेशन का भी थोड़ा सा स्लो प्रोसेस हो जाएगा, वैसे उनका भी थोड़े थोड़े ऑर्गन्स अपना स्लो स्लो करने जाएंगे। तो पत्ता भी देखो पूरा येलो होने से पहले हल्का हल्का ग्रीन दिखाएगा बीच बीच में, एंड देन कुछ दिनों के बाद पूरा येलो होके फिर कुछ देर के बाद वो पूरा ही झड़ जाएगा फिर पत्ता। हाँ, बट देर आर सम प्लांट, जैसे कुछ वेस्टर्न साइड के प्लांट होते हैं जिनका ओरिजिन ही ऑरेंज या ब्राउन या येलो कलर होता है, तो दैट इज नॉट एजिंग, वो उनका कलर ही वैसा है कि वो उस स्ट्रक्चर को ही, उस वेवलेंथ को ही रिफ्लेक्ट करेंगे। तो दैट इज द स्ट्रक्चरल मेकअप, उनको बना ही वैसा है कि वो उसी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करे। ओके, ये स्लाइड्स मैंने खुली छोड़ी थी फॉर योर रिविजन। यस, क्लियर पीपल? यस दो मैम। कॉन्सेप्ट्स को हमने देखा। स्नेहा, बीच में आप छोड़ के गए थे, स्नेहा यादव। ठीक है, तो क्विकली इफ वी मूव फर्दर कि आगे क्या है, आगे हम देखेंगे लाइट रिएक्शंस को, एंड जुड़े रहना, डोंट लिव इन बिटवीन, क्योंकि बीच बीच में ना ऐसे क्वेश्चंस को पूछती रहती हूँ मैं, कुछ नहीं, आपका ही रिवीजन हो जाएगा, सो इट्स गुड फॉर यू पीपल। तो लाइट फेस एंड डार्क फेस, मैं इसलिए थोड़ा फास्ट चल रही हूँ बिकॉज आप सभी लोगों को सब कुछ क्लियर हो रहा है। कहीं पे भी लग रहा है कि मैम थोड़ा स्लो जाइए या रिपीट कीजिए, यू कैन मेक मी डू दैट। तो मैकेनिज्म में हम फोटोसिंथेसिस को दो हिस्सों में पढ़ते हैं, अब तक आपको पता ही है। फर्स्ट इज द लाइट फेज, जहाँ पे लाइट रिएक्शंस होंगी, इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन होगा, एंड वो जो इलेक्ट्रॉन्स एटीपी बनाएंगी उसका यूज होगा डार्क फेज में, तो पता है ना। तो पहले हम हिल्स रिएक्शन या जिसको हम लाइट फेज कहते हैं उसको पढ़ेंगे। ये सेम स्टेज है कि लाइट स्टेज में से जो भी एटीपी एंड एनएडीपी बनता है उसी का ड्यूरिंग डार्क स्टेज में यूज करके हम बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स। सो ये वही सेंटेंस है जो मैंने अभी बताया आपको। ये एक ओवरऑल व्हाट वी से चार्ट दिया है कि भाई पूरे फोटोसिंथेसिस में हम कैसे पढ़ेंगे। देखो हमने अब तक क्या क्या किया है, हमने कुछ भी नहीं किया क्या बच्चों? हाँ, अब हम शुरू करेंगे, तो अब हम शुरू करेंगे लाइट फेज को। लाइट फेज में आज क्या करते हैं, आज करते इतना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड अच्छा, रेड ड्रॉप इफेक्ट एंड इमर्सिव इफेक्ट सभी को पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, पता है नहीं पता? नो मैम। मैम नहीं पढ़ा। ठीक है ठीक है, ये रेड ड्रॉप इफेक्ट बता देती हूँ मैं। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मतलब वही जो एक्सेसरी पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए को करती है। ओके सुनो, ये तो हमें पता है कि फ्रॉम ब्लू टू रेड, ये हमारा एक वेवलेंथ है जहां पे दिखा जाता है एक्टिविटी देखी गई है फोटोसिंथेसिस की। बट व्हेन यू गो बियॉन्ड रेड, बियॉन्ड रेड होता है आपका फार रेड रीजन एंड इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड कहते हैं उसको, IR या R। फार रेड, इंफ्रारेड मतलब 700 नैनोमीटर के ऊपर, 750, 800, 950 ऐसे। तो जब और ऊपर की तरफ जाओगे, जब आप और वेवलेंथ को बढ़ाते जाओगे ना, तो क्या होगा, यहाँ पे तो आप फोटोसिंथेसिस को मैक्सिमम देख रहे हो, यहाँ पे हमारी फोटोसिंथेसिस जो है वो मैक्सिमम है। बट इसके ऊपर आप चले जाओगे ना, तो क्या हो जाएगा, हमारी PS2 पता है ना आपको, फोटोसिस्टम 2, यू नो? यस मैम। फोटोसिस्टम 2, हाँ यस मैम। बेचारी, ये हमारी फोटोसिस्टम की 2 जो है ना, इसकी एक्टिविटी लो हो जाएगी, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, डैमेज। फोटोसिस्टम मतलब क्या, सारे पिगमेंट्स का बना हुआ एक, हाँ मैम हमारे ग्रुप में फोटो सिस्टम 1 और 2 नहीं पढ़ाया गया था। नहीं अभी नहीं पढ़ा है हमने, मैंने भी नहीं पढ़ा, आगे पढ़ेंगे हम, अभी नहीं हुआ है हमारा भी, ठीक है। मुझे मतलब स्कूल में पढ़ा होगा ना आपने, इसलिए मैंने पूछा, हमने भी नहीं पढ़ा है, डोंट वरी, आगे हम आएंगे उस तरफ, ठीक है।
तो यस विल टीच दैट, डोंट वरी। तो जिसको भी पता नहीं है कोई बात नहीं, उस पर हम आ रहे हैं। तो फोटोसिस्टम 2 की एक्टिविटी जो है वो घट जाती है बिकॉज उसमें डैमेज आ जाता है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर जो है, पिगमेंट्स जो है वो बेचारे खराब हो जाते हैं। अब हमारे को भी बहुत ज्यादा आप तेज धूप दे दो तो तेज धूप सहन नहीं होती है, बहुत सारी ठंड भी सहन नहीं होती है, तो उनको भी बेचारा एट द एंड क्या है, वो केमिकल स्ट्रक्चर ही है ना। तो अगर उसको आप मैक्सिमम कैपेसिटी के ऊपर लेके जाओगे तो उसकी तबीयत खराब होनी है। तो तब क्या होगा, बिकॉज द PS2 गेट्स डैमेज, फोटोसिंथेसिस ड्रॉप्स डाउन। इसी को हम कहेंगे रेड ड्रॉप इफेक्ट, क्योंकि बियॉन्ड रेड लाइट फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी को घटते हुए देखा। ये एक्सपेरिमेंट करते गए बच्चों, एमर्सन नाम था जिन्होंने भी ये करा था, साइंटिस्ट, उनका नाम था एमर्सन। इन्होंने क्या किया भाई, रेड तक हमें पता चल गया कि ब्लू एंड रेड तक मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है। अब उनको एक क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी कि आगे गया अगर लाइट वेवलेंथ को हमने और आगे तेज करके भेजा तो क्या हो सकता है। तो उन्होंने फिर देखा कि अरे जितना मैं वेवलेंथ को बढ़ा रहा हूं, एक पॉइंट तक सह लेगा, मान लो 700, 720 या 750 तक सह लिया, बट उसके बाद वो PS2 हमारा जो है फोटोसिस्टम वो सह नहीं पाता एंड इवेंचुअली वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, जिसके वजह से ड्रॉप डाउन, सडनली फोटोसिंथेसिस गिर जाएगी, है ना, आगे की रिएक्शन ही नहीं चलेगी। तो इसी को कहा जाता है रेड ड्रॉप इफेक्ट या इमर्सन इफेक्ट। क्लियर? अगर आई थिंक ये आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, सो थियोरेटिकल क्वेश्चन ना बनेगा, बट एमसीक्यू वाला क्वेश्चन बने तो नाउ यू शुड नो कि उसका मतलब क्या है, कि बियॉन्ड 700 नैनोमीटर के बाद जाना एंड जिसके वजह से फोटोसिस्टम 2 का बिगड़ना। हाँ, ये ध्यान दो कि 2 का बिगड़ता है यहाँ पे, इसकी फोटोलाइटिक एक्टिविटी जो है वो खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है ना? हम फोटो ऑक्सीडेशन इसे भी कह सकते हैं। कह सकते हैं, यस। ठीक है, इसको हम एक एक स्टेप्स में जाएंगे। अब आज तो फिर पिगमेंट सिस्टम की तरफ चलेंगे, जैसे किसी को पता नहीं था ना, पिगमेंट सिस्टम को देखते PS1 PS2 को देख लेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को देखेंगे, मतलब लाइट रिएक्शंस में केमियो हाइपोथेसिस, केमियोस्मोटिक थ्योरी, ठीक है, एंड देन केल्विन साइकिल एंड C4 साइकिल। कूल। इतना छोटा सा चैप्टर देखो, एक स्लाइड में खत्म हो जा रहा है मेरा, तो खामखा आप लोग परेशान हो जाते हो, है ना? ठीक है, पिगमेंट सिस्टम्स जिसको भी पता है यू कैन क्विकली आंसर भी, जिसको भी नहीं, मतलब आंसर चैट बॉक्स में करिएगा, जिसने भी नहीं पढ़ा है ध्यान दो। तो 2 पिगमेंट सिस्टम इसलिए कहा गया है क्योंकि जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देखा गया, कहाँ पे देखा गया, एक तो 680 वाले वेवलेंथ पे देखा गया था और दूसरा देखा गया था 700 वेवलेंथ पे। बट बहुत बारी ये कंफ्यूजन होता है कि हमारे पास 2 फोटो सिस्टम्स है, 2 पिगमेंट फोटो सिस्टम्स मींस वी हैव PS1 and PS2, बट 1 and 2 काम अगर करते हैं तो देखा जाएगा तो सबसे पहला ये अपना काम, लाइट रिएक्शन को जो स्टार्ट करेगा वो ये करता है, आगे आप पढ़ोगे, ये नहीं करता, दिस इज नॉट द वन हु इनिशिएट्स द रिएक्शन। तो स्टार्ट करने वाला रिएक्शन होता है ये। तो ऐसा भी फिर डाउट आएगा कि फिर इसको PS1 क्यों नहीं नाम दिया और इसको PS1 क्यों नाम दिया, तो ये डिपेंड करता है कि उनके डिस्कवरी कैसी हुई। तो डिस्कवरी के हिसाब से उनको PS1 एंड PS2 नाम दिया गया, बट काम करने का तरीका जो है वो सबसे पहले जो हमारी लाइट रिएक्शन में एक्साइट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को वो है हमारा PS2। कैसे हम आगे देखेंगे। तो हमारे 2 पिगमेंट सिस्टम्स कौन से हुए, 2 हुए, एक हुआ PS1 एंड दूसरा हुआ PS2। पिगमेंट सिस्टम मतलब इसमें सारे पिगमेंट्स आएंगे, इसमें आ गया क्लोरोफिल ए, यहाँ पे भी आ गया क्लोरोफिल ए, देन बी देन सारे कैरोटिनॉइड्स आ गए सारे, ठीक है, यहाँ पे भी सेम कैरोटिनॉइड जो भी है, तो ये सारे आ गए। बस फर्क क्या होगा, देखो फोटो सिस्टम में क्लोरोफिल ए का रिएक्शन सेंटर है 700 एंड यहाँ पे है 680। देन और क्या फर्क आएगा, जो इसकी सिचुएशन है, मतलब यहाँ पे वो सिचुएटेड है, जैसे PS1 जो है वो इनर सरफेस ऑफ थैलेकॉइड्स है। और आपको पता है क्या बच्चों, जिसने भी आगे पढ़ा होगा ये चैप्टर, कि हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस जो है लीफ में वो PS2 पे डिपेंड करता है, क्योंकि इट इज अ मेन लीडिंग पिगमेंट सिस्टम, वो लीड करता है फोटोसिंथेसिस को, इसकी ज्यादा होती है जरूरत। एंड जो हमारे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में फोटोसिस्टम 1 ज्यादा चलता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि जब मैं नोट्स भेजूंगी ना आप यहाँ से देख सकते हो। फोटोसिस्टम 1 बैक्टीरिया में ज्यादा पाया जाएगा एंड फोटोसिस्टम 2 जो है वो नॉर्मल हमारे प्लांट्स में ज्यादा पाया जाएगा।
तो अगर आप क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देखोगे ना, मतलब एक बार ये नीट क्वेश्चन बना था, मैं बताती हूँ कैसा क्वेश्चन था वो। हाँ, ये देखो, एक बार ऐसा क्वेश्चन बना था कि जो फोटो सिस्टम, अब मैंने ये क्या बताया कि फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों भी क्या है, पिगमेंट्स के एक मेला लगा है, मान लो ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स, दो आर कॉल्ड एज ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, जिनसे पूरा पिगमेंट्स बना हुआ है। तो सबसे ज्यादा प्लांट्स में एक्टिव रहेगा या सबसे ज्यादा काम करने वाला होता है तेज तेज से PS2, एंड बैक्टीरिया में जो ज्यादा पाया जाएगा पिगमेंट सिस्टम वो होगा PS1। ओके, PS1 इंडिविजुअली प्लांट में सिर्फ एक ही जगह पे पाया जाता है, दैट इज दिस। ये जो दोनों ग्रानम है ना, यहां से यहां तक, इन ग्रानम के बीच में वो जो जोड़ने वाला है ना, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमल लैमेले। ये एक बार ही क्वेश्चन बना था कि प्लांट में फोटोसिस्टम 1 को इंडिविजुअली कहां पाया गया है। फोटोसिस्टम 2 के साथ तो पाया गया है, नॉन साइक्लिक में 2 के साथ कंबाइन करके रिएक्शन करता है, बट इंडिविजुअली अकेला कहां पे काम करेगा, सिर्फ स्ट्रोमल लैमेले में। एंड यहाँ पे ज्यादातर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। फोटोसिंथेसिस का क्या लोकेशन है, थैलेकॉइड्स, एंड थैलेकॉइड्स में पाया जाएगा PS2। हाँ बोलो। मैम ल्यूमेन। हाँ वही थैलेकॉइड, एंड थैलेकॉइड के लूमेन जो होगा ना, उधर ज्यादा चलेगा फोटोसिंथेसिस। तो ये क्लियर। मुझे ये इसलिए याद आया क्योंकि ना किसी ईयर में, अब याद नहीं मुझे साल कौन सा है, बट पूछा गया था कि फिर जैसे मैं बता रही हूँ कि बैक्टीरिया में अगर PS1 पाया गया है, मतलब इट इज द मेन लीडिंग फॉर सिंथेटिक सिस्टम बैक्टीरिया में, तो इंडिविजुअल में ये सिर्फ प्लांट में स्ट्रोमल लैमेले में पाया जाएगा, एंड स्ट्रोमल लैमेले में ज्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, इसलिए इसको हम ज्यादा काउंट नहीं करते। PS2 के साथ जुड़ के पाया गया है ऑफ कोर्स, बट इंडिविजुअल सेपरेट अपना खुद का नहीं चलाता है। यस, देन देखो ये जो पॉइंट है ना बच्चों, 4th 5th 6th एंड 7th, ये हमको तब पता चलेंगे जब हम आगे लाइट रिएक्शंस को पढ़ेंगे। जब हम उसको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे NADPH फॉर्म होता है फोटोसिस्टम 1 से, एंड 2 से नहीं होता है। देन यहाँ पे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों का हिस्सा है फोटोसिस्टम 1। जैसे मैंने कहा ना कि PS1 इसके साथ जुड़ के हमको लीफ में दिखाई देगा, बट अकेला सिर्फ लैमेले में दिखाई देगा। तो ये मुझे नहीं पता आपको दिया है या नहीं, बट लिख लो, या जब भी मैं नोट्स भेजूंगी ना, यू कैन पॉइंट आउट दिस। देन फोटोसिस्टम 2 is only found in non-cyclic. फोटोसिस्टम 1 के पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं हमेशा PS2 से ही, क्योंकि लीफ में ही PS2 से जुड़ा हुआ है। कैसा हमको पता चलेगा, एंड यहाँ पे हमको मिलता है वाटर का स्प्लिटिंग से इलेक्ट्रॉन्स, एंड यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, यहाँ पे नहीं होगा। तो 4th 5th 6th एंड 7th बच्चों अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा हम रिएक्शन को पढ़ते हैं फिर इसकी तरफ आएंगे। अभी इतना तो समझ लो कि PS सिस्टम 1 ज्यादातर बैक्टीरिया में पाया गया है, इसको लीफ में पाया गया है, इसमें क्लोरोफिल A700 है, इसमें क्लोरोफिल A680 है, एंड इनको क्या कहते हैं टुगेदर हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या समटाइम्स एंटीना भी कहा गया है। ठीक है, जिसको भी ये पॉइंट्स ना समझ में आए हो कोई बात नहीं, जब हम साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक करेंगे आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ट्रस्ट में। समझे यहां तक? पिगमेंट सिस्टम्स क्लियर। 2 पिगमेंट सिस्टम्स वी हैव, PS1 PS2। फटाफट सुनो, PS1 जो है वो पाया गया है बैक्टीरिया में, ज्यादातर काम करता है ये, मतलब बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। जैसे साइनोबैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस करेगा PS1 का यूज करेगा। लीफ जब फोटोसिंथेसिस करेगा PS2 का यूज करेगा। लीफ में अगर हमको देखना है कि PS1 अकेला कहाँ पे मजे से रह रहा है, तो सिर्फ स्ट्रोमल लैमेले में रह रहा है, एंड वहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता नहीं है, काउंटेड नहीं है वो। Good to go. Thank you, Sophia. Fine. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे, मतलब ये आपको एक बार समझ में आ गया तो इसके ऊपर ही डिपेंड करता है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक वाला हिस्सा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो ये जिसने डिस्कवर किया था बाय रॉबर्ट हिल, तो उन्होंने क्या दिखा, मतलब व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, कि इलेक्ट्रॉन्स की एक जर्नी है। जैसे ही ये हमारे फोटो सिस्टम, अब हम प्लांट की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट ओनली दिस, कि जैसे ही हमारे ये फोटो सिस्टम्स लाइट के छाया में आ जाएंगे, छाया नहीं, लाइट के वेवलेंथ में आ जाएंगे, तो क्या करेंगे भाई, बड़ मजे से एक्साइट हो जाएंगे।
उनको बहुत मजा आता है कि जैसे हमारे पे लाइट गिर गया हम उछलने लगते। तो व्हाट दे डू, दे स्टार्ट एक्साइटिंग द इलेक्ट्रॉन्स। एंड जो वो सीरीज है, जो क्या जर्नी है इलेक्ट्रॉन्स की, ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी तक, इसलिए डाउन हिल बोला है। आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अप हिल बोला था, याद है क्या? अप हिल मतलब यस मैम। अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, डाउन हिल मतलब कि जहां पे हाई एनर्जी है एंड हाई एनर्जी से हम लो एनर्जी की तरफ जा रहे इलेक्ट्रॉन को लेके, इलेक्ट्रॉन्स का जर्नी। तो इसलिए बोला कि डाउन हिल जो जर्नी है इलेक्ट्रॉन्स की, हम उसको देखेंगे एज ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो इट्स अ टू स्टेप रिएक्शन। टू स्टेप रिएक्शन होता है जिसमें पहला स्टेप में हम देखेंगे कि कैसे वाटर को स्प्लिट किया जाएगा, एंड सेकंड स्टेप में देखेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ योर एटीपी। फॉस्फोराइलेशन मींस व्हाट? एडीपी प्लस आईपी जब एटीपी बनाएगा। ध्यान दो बच्चों, एडीपी प्लस आईपी मींस इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। करेक्ट। तो एडीपी प्लस आईपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस आईपी, मतलब यहाँ पे फॉस्फेट को मैं और जोड़ रही हूँ, तो डाइफॉस्फेट से वो ट्राइफॉस्फेट बन रहा है। एंड अगर एटीपी को मैं स्प्लिट करूंगी तो कैसा दिखेगा? इसको अगर मैं स्प्लिट करूंगी तो दिखेगा एडीपी, या कभी कभी एएमपी भी बनेगा प्लस आईपी। मतलब एटीपी को स्प्लिट करना है, मतलब एटीपी का यूज करना है। जैसे किसी सेल ने एनर्जी को यूज करना है, मतलब एटीपी को यूज कर लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया डाई या मोनो में, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, मतलब एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं। और एनर्जी को बनाने के लिए इस फॉस्फेट ग्रुप से हम एनर्जी को यहाँ पे ऐड करेंगे। एनर्जी नथिंग बट योर फॉस्फेट बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर्ड है यहाँ पे, फॉस्फेट ग्रुप में एनर्जी स्टोर्ड है यहाँ पे। ओके, सो लेट्स सी कि ये टू स्टेप वाली रिएक्शंस है क्या, एंड इलेक्ट्रॉन्स चलती कैसी है, जेड स्कीम क्या है, इस सारे सवालों का हम जवाब देंगे। तो ध्यान से दो, थोड़ा सा क्रूशियल है। हट जाओ, ये मेरी बिल्ली है ना, बहुत परेशान कर रही है। मुझे पता है बीच बीच में आपको म्याऊ करके आवाज आ रहा होगा ना। ओके फाइन, इग्नोर अदर थिंग्स। अब क्या होगा, वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पिगमेंट सिस्टम जो है हमारा 680। तो उसके पहले चीजें क्या होती है, व्हाट हैपेंस बिफोर दैट? तो ये देखो, ये हमारा क्या है, दिस इज कॉल्ड एज एलएचसी। एलएचसी माने लाइट हार्वेस्टिंग। अरे वाह, सब जगे हुए, मुझे लगा कोई कोई नींद मार रहा होगा। यस, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इंक्लूड्स व्हाट? ऑल द पिगमेंट्स, सारे हमारे पिगमेंट्स को यहाँ पे आ जाएंगे। तो जैसे रिएक्शन सेंटर भी है और यहाँ पे एक्सेसरी पिगमेंट्स भी है, तो इनको टुगेदर एक साथ हम उनको एलएचसी कहते हैं। अब मान लो जैसे ही पहला सूरज का किरण उन पे गिरता है मॉर्निंग में, ये हो गए एक्साइट, गुड मॉर्निंग हो गया इनका। तो जैसे ये गुड मॉर्निंग करेंगे रिएक्शन सेंटर को, जैसे ये सारे पिगमेंट्स अपनी अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। ये क्या है, फोटोसिस्टम 2 है, इसलिए इनका रिएक्शन सेंटर P680 है। इन्होंने अपना रिएक्शन करा के इलेक्ट्रॉन को पहले ट्रांसफर किया टू दिस फियोफाइटिन। पीपल, अब एक चीज मैंने आपको बतानी है कि बहुत बार ये जो इंटरमीडिएट्स है इनको हम सिंपली इलेक्ट्रॉन कैरियर भी कहते हैं। तो अगर आपको ये चीजें याद रख सकते हो कि कौन सा कैरियर है तो अच्छी बात है, नहीं तो भी ठीक है, इट्स ओके। तो ज्यादा पैनिक नहीं होना है। एटलीस्ट मैं बताऊंगी 2 कैरियर को याद रख लेना, बाद में एंड में बताऊंगी। पूरे सीक्वेंस को भी अगर याद नहीं रख सकते हो तो ठीक है। तो देखो 680 से उछल के इलेक्ट्रॉन हमारा पहला आ गया फर्स्ट कैरियर की तरफ, देन वो सीरीज के पास जा रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट में आता है पीसी की तरफ, प्रियंका चोपड़ा नहीं, प्लास्टोसाइनिन की तरफ। ठीक है ना? तो आपको इस वाले कैरियर को ध्यान देना है, क्योंकि बहुत बार मेनी टाइम्स ऐसा आ सकता है कि हु इज रिसीविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 टू PS1। तो PS2 और PS1 के बीच वाला जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है या रिसीवर है वो है हमारी प्रियंका चोपड़ा, प्लास्टोसाइनिन। याद रहेगा? यस अब मैम। हाँ, अब क्या करते हैं ना बच्चे, हमको साथ ही और एक चीज भी ऑब्जर्व करनी है पलक। ये थोड़ा सा याद रखने के लिए मैंने ऐसे ही बोल दिया क्योंकि प्रियंका चोपड़ा याद रह जाती है आराम से। तो एक चीज क्या हो गई, जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स उछले, उन इलेक्ट्रॉन्स को जो लॉस्ट हुआ है, क्योंकि रिएक्शन सेंटर जो था क्लोरोफिल A680 उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया,
तो बेचारा घाटा में जा रहा है ना, तो इस घाटे को भरेगा कौन? वो बचाता है पानी। देखो पानी हर बार बचाता है जान, इसकी भी जान बचा ली उसने। कैसे? खुद को मार के, खुद को स्प्लिट करके। तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स मींस व्हाट? जहां पे वाटर को हम देख पाते हैं कि पानी को देखो कैसे स्प्लिट किया गया है, 2 प्रोटॉन्स एंड हाफ ऑक्सीजन में। तो 2 पानी चाहिए हमको, ताकि हाफ प्लस हाफ ऐसे एक पूरा ऑक्सीजन बाहर निकले। क्योंकि जब एक ही पानी को हम स्प्लिट करेंगे तो आधा ही ऑक्सीजन निकलता है बेचारा, देखो। तो पूरा ऑक्सीजन निकालने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रखते हैं। इसे जनरली हम रिएक्शन में ना 2H2O लिखते हैं, ताकि एक पूरा ऑक्सीजन को हम कंसिडर करें। ठीक है, तो पानी ने बचा लिया, पानी ने खुद को मार दिया, खुद को स्प्लिट कर दिया। फोटोलाइसिस हुआ यहाँ पे। फोटोलाइसिस मतलब सूरज की किरणों की वजह से होने वाला जो कत्ल है, बिकॉज ऑफ द लाइटिंग द स्प्लिटिंग हैज ऑकर्ड, इसलिए फोटोलाइसिस। तो वाटर इज बीन स्प्लिट नाउ एंड इलेक्ट्रॉन जो दे दिया गया हमारे रिएक्शन सेंटर को। तो बचाया ना पानी ने, पानी का काम बचा रहा था, बचा लिया। एंड एक तो चीज फिर यहाँ पे हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स को हमने कंपनसेट कर दिया, रिएक्शंस चला दी आगे। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन स्प्लिटिंग कहो ज्यादा वर्ड वो बेटर रहेगा। डिकम्पोजिशन यहाँ पे इतना सुटेबल नहीं है वर्ड। डिकम्पोजिशन नहीं, मुझे लगता है फोटोलाइसिस या स्प्लिटिंग वर्ड यूज कर लेना, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, सही है। ओके, तो एक चीज हमने इलेक्ट्रॉन्स को तो कंपनसेट कर दिया, बट दूसरी बात कभी कभी क्या होता है, हमने रिएक्शन यहाँ तक ही रोकी है, तो ध्यान दो। मेनी टाइम्स जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे यहाँ पे ऐसे ट्रांसफर होते रहते हैं ना, उस दौरान जो ये सब कहाँ चल रहा है, दिस इज व्हाट, ये सब मेम्ब्रेन में चल रहा है। किसके मेम्ब्रेन में? ये थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये अंदर वाला इतना जो हिस्सा है, दिस इज द मेम्ब्रेन वाला हिस्सा। इसके जो आजू बाजू जो चीजें है, दैट इज स्ट्रोमा। यहाँ पे बाहर पे भी स्ट्रोमा है, इस साइड पे भी, इस साइड में भी स्ट्रोमा है। मैं ना कहीं पे निकाल दिखाती हूँ, आपको ऐसा नहीं समझेगा वो। आई ट्राई टू ड्रॉ समवेयर, वेट। लोकेशन बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ये आपका थैलाकॉइड मतलब ग्रैनम मान लो, ठीक है। एक ग्रैनम को उठाओ, इसको थोड़ा जूम करो, इस वाले हिस्से को मैं जूम कर रही हूँ, तो ये ऐसी मेम्ब्रेन दिखेगी। ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है, ये होता है स्ट्रोमा। तो ये मेम्ब्रेन में क्या चल रही है, मेरी जेड स्कीम चल रही है। आजू बाजू में क्या है, यहाँ पे स्ट्रोमा है, यहाँ पे स्ट्रोमा है। तो यहाँ पे मैंने ये PS2 PS1 यहाँ तक रिएक्शन को रुका के रखा है, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ पढ़ा रही हूँ। क्लियर? समझ में आ रहा है मैंने कहाँ पढ़ाया है या फिर हम कहाँ पढ़ रहे हैं? तो इस दौरान इलेक्ट्रॉन्स जब सफर करते रहते हैं, उस टाइम पे प्रोटॉन को वो क्या करते हैं, स्ट्रोमा टू अंदर ल्यूमेन में खींचते हैं। तो व्हाट हैपेंस, प्रोटॉन्स जो है ना, ये थैलाकॉइड के अंदर की बात है। सॉरी, ये स्ट्रोमा नहीं आएगा, ये ल्यूमेन आएगा। सॉरी, ये ल्यूमेन आएगा। ल्यूमेन किसका? ये थैलाकॉइड का, क्योंकि ये पूरा ऐसा मेम्ब्रेन है, ये मतलब ये पूरा ऐसा हमारा ग्राना है ये एक। तो अंदर ल्यूमेन है। तो इलेक्ट्रॉन जब सफर करेगा, तब उस दौरान उसकी आदत है कि वो हाइड्रोजन को, प्रोटॉन्स को अंदर की तरफ खींच दे। तो देखो प्रोटॉन्स जो है वो अंदर की तरफ अक्यूमुलेट हो रहे। एक प्रोटॉन आया इस तरफ से, दूसरा भी और एक चीज है जहां से प्रोटॉन आता है। देखो यहाँ पे, इधर भी जब वाटर स्प्लिट होगा तो ऑक्सीजन एंड प्रोटॉन्स बनाएगा यहाँ पे, एंड इलेक्ट्रॉन्स को तो दे दिया उसने रिएक्शन सेंटर को। ऑक्सीजन तो बाहर निकल गया, प्रोटॉन कहाँ जाएगा? प्रोटॉन आ जाएगा इस वाले हिस्से में कि मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ जाता हूँ। मतलब अब ध्यान दो कि ल्यूमेन में प्रोटॉन का अमाउंट बढ़ते जा रहा है, ग्रेडियंट बन रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हमने रिएक्शन रुकाई थी पीसी के ऊपर। पीसी ने अब अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया फोटो सिस्टम 1 के हीरो को, जो है रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A700। अब क्लोरोफिल ए हमारा इलेक्ट्रॉन उछलाएगा एंड देन इट विल गो टू अगेन सीरीज। इसको हम FRS कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, फ्लोरोडॉक्सिन रिएक्शन कॉम्प्लेक्स, FRC, सॉरी नॉट S।
फेरेडॉक्सिन रिएक्शन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन अलग अलग कैरियर्स है, फाइलोक्यूनिन, आयन सल्फर प्रोटीन, फेरेडॉक्सिन, फ्लो प्रोटीन, ये याद नहीं रहते हैं, मुझे पता है, मुझे भी याद नहीं रहते थे। एफआरसी अगर याद रहता है तो लिख लो, वरना कुछ भी याद नहीं रहा तो इलेक्ट्रॉन कैरियर तो याद ही रख लो भाई, ठीक है। तो लास्ट में इनके जो आता है वो होता है एक्सेप्टर या रिड्यूस होने वाला, वो है एनएडीपी। तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स किसने एक्सेप्ट करी यहाँ पे? एनएडीपी ने, एंड एनएडीपी को क्या किया? रिड्यूस किया टू फॉर्म NADPH। यस, तो यहां पे भी फिर NADP से भी H+ आया, NADP से भी H+ आया, क्योंकि यहाँ पे जो NADPH+ बन रहा है ना, ये H+ स्ट्रोमा में क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है। स्ट्रोमा में ना रिडक्टेज एंजाइम होता नहीं है, इसको ये जो NADP को रिड्यूस करने के लिए भी एक एंजाइम लगता है, NADPH रिडक्टेज, वो वहां पे है नहीं, इसलिए इस वाले प्रोटॉन को भी अंदर भेजा जाता है ल्यूमेन की तरफ। इन शॉर्ट क्या, 3 जगह से आ रहे प्रोटॉन्स, जिसके वजह से एक तो वाटर से भी आया प्रोटॉन, यहां से प्रोटॉन्स आए, इलेक्ट्रॉन्स जब सफर कर रहे वहां से प्रोटॉन्स आए, एंड जब NADPH का रिडक्शन हुआ वहां से भी प्रोटॉन्स आए। क्यों आए, क्या आए, आगे देख रहे, बस अभी समझ लो कि प्रोटॉन्स आ रहे हैं। बता, NADP बता दो एक बार। NADP जब होता है, NADP इज द लास्ट एक्सेप्टर, कहाँ गया, अरे NADP इज अ लास्ट एक्सेप्टर। PS1 से पूरा यहाँ पे फिर से ETS FRC चलेगा, फेरेडॉक्सिन रिएक्शन कॉम्प्लेक्स, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। आखिर में जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो होगा NAD+H+, जो रिड्यूस हो जाएगा टू फॉर्म NADPH, या कभी कभी इसको NADP भी लिखते हैं। अब इस H+ का क्या करे, बाद में इसको फिर अंदर लेके जाएंगे हम, ठीक है। तो अब यहाँ पे नीड पॉइंट्स क्या बनते हैं मेनी अ टाइम्स, देखो पहला पॉइंट ये बन सकता है कि जो फोटोसिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुआ था उसको रिप्लेस किसने किया, तो उसको रिप्लेस किया H2O की स्प्लिटिंग ने, सही बात। देन फिर दूसरा बात ये हो सकता है कि PS1 को जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन दे रहा है, तो उनको दे रही PC, और PC यहाँ कहां से रही है, इट इज कमिंग फ्रॉम द PS2 वाली रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन का जो आप पैटर्न देखते हो, दैट इज कॉल्ड Z स्कीम, बिकॉज यहाँ से जो जाता है इलेक्ट्रॉन की जर्नी वो कुछ Z जैसी दिखती है, इसलिए उसको Z स्कीम कहा गया है। बापरे, स्टार्टिंग में 22 थे, अभी 15 बच्चे, इतना बुरा पढ़ाया बच्चों मैंने, क्या हो गया? कहीं कंफ्यूजन, कहीं कुछ डाउट्स? ओके, सो फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ कि एक जैसे ही लाइट गिरते हैं यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 पे, फोटोसिस्टम 2 इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, एक्साइट करेगा, एंड अलग अलग रिएक्शंस जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो होते हैं उनकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को भेज देगा। जब भी हर बार इलेक्ट्रॉन अपने अगले वाले कैरियर को देता है, तो एक्चुअली आपके बुक में कैसा लिखा है पता है इस चीज को, एनसीईआरटी में तो ऐसा लिखा है कि एवरी टाइम जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के ऊपर ट्रांसफर नहीं होता है, हाइड्रोजन कैरियर जो होता है स्ट्रोमा में, मतलब बाहर की तरफ एक हाइड्रोजन कैरियर होगा, उसके तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर वहां से फिर से शफल होकर अंदर आएगा, एंड उसके वजह से फिर प्रोटॉन को भी अंदर लिया जाएगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए, इसलिए मैंने आसान शब्दों में इतना ही बताया कि इंटरमीडिएट का आप याद मत रखो, इतना डिटेल नहीं आएगा, बट इतना याद रखो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन जब पास ऑन होती जाएगी, हर बार स्ट्रोमा के तरफ से प्रोटॉन को अंदर खींचा जाएगा टुवर्ड्स लूमेन, हर बार जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा PS2 से PS1 पे। सेम चीज यहाँ पे भी होगा। ओके, देन ऐसे करते करते PC पे आए, फिर PC ने भी अपना इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 को दिया, फोटोसिस्टम 1 एक्साइट हो गया, देन यहाँ पे भी अलग अलग इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की तरफ गया इलेक्ट्रॉन, एंड इधर भी प्रोटॉन को हमने स्ट्रोमा से ल्यूमेन के अंदर लिया है, एंड साथ ही एंड में जो लास्ट एक्सेप्टर है हमारे इलेक्ट्रॉन का वो है NADP इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके NADPH रिडक्शन कर देगा, एंड इस दौरान जो रिप्लेसमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि PS1 का जो इलेक्ट्रॉन है वो PS2 से हमेशा कंटिन्यूअसली मिलता जाएगा,
बट PS2 को कौन देगा? वो कुर्बानी होगी हमारे पानी से। यस, ये पॉइंट्स याद रखोगे, दोनों पॉइंट्स। तो Z स्कीम क्यों कहा है? बिकॉज Yes, ma'am. का पैटर्न है वो उस हिसाब से दिख रहा है, Z के लेटर के पैटर्न में दिख रहा है, इसलिए Z स्कीम। शफिया क्या रिपीट करो बच्चों? मैंने जस्ट रिवाइज करा। यस मैम, आपने रिवाइज करा दिया। अच्छा ठीक है। देन आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। थोड़ा इसको कर लेते हैं, साइक्लिक को चाहिए तो हम बाद में करेंगे, जैसे आप बोले बच्चों। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर अभी वैसे पढ़ा तो है हमने कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं जब फोटो सिस्टम 2 से हमको रिप्लेस करानी है, क्योंकि 2 ने अपना इलेक्ट्रॉन दे रखा है, हमारे आगे आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है या फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है उनको दे रखा है, तो उनको हमको रिप्लेस करना है, इसलिए फिर वाटर को स्प्लिट होना पड़ता है, वाटर को खुद की कुर्बानी देनी होगी, जहां पे क्या होगा, वाटर वुड बी स्प्लिट इनटू 4 प्रोटॉन्स प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन हमको हमेशा, अगर एक ही वाटर मॉलिक्यूल लोगे ना बच्चों, अगर एक ही वाटर मॉलिक्यूल लोगे तो ऐसा मिलेगा रिएक्शन, हाफ O2 मिलेगा एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। बट हाफ O2 कैसे रिलीज होगा ना, आधा है ये हिस्सा, पूरा मॉलिक्यूल नहीं बनाया अभी, तो इसलिए हमको इसको 2 लिखना पड़ता है, तब जाके ये 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड ये पूरा ऑक्सीजन होगा। अब नाउ विल रिमूव दिस एंड ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगा। समझ रहे हो ना 4 इलेक्ट्रॉन्स क्यों लिख रहे हैं हम, या 4 यहाँ पे 2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन को पूरा करना है हमें, आधे ऑक्सीजन को आप निकाल नहीं पाओगे क्योंकि स्ट्रक्चरली वो फिट नहीं है अभी, तो ऑक्सीजन को पूरा बनाने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करेंगे एंड ये स्प्लिटिंग, वाटर स्प्लिटिंग जो कॉम्प्लेक्स है, इट इज एसोसिएटेड ओनली विद PS2। तो अब आओ इस वाले तरफ। अब याद आया कि NADPH कहाँ फॉर्म होता था? फोटो सिस्टम 1 में फॉर्म होता था। फोटो सिस्टम 2 में NADPH था क्या? नहीं था। देन फोटो सिस्टम 1 साइक्लिक में, नॉन साइक्लिक में, अच्छा ये हमने पढ़ा नहीं है, रुक जाओ। हाँ, इट रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटो सिस्टम 2, सही बात है। PC जो फोटो सिस्टम 2 से आती है वो फोटो सिस्टम 1 को देती है अपना इलेक्ट्रॉन, एंड फोटो सिस्टम 2 को इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? जो वाटर स्प्लिट होता है वो, है ना। 4th 6th एंड 7th पॉइंट क्लियर होगा यहाँ पे। पढ़ो, टेबल को पढ़ो, ओपन जूम या स्लाइड इन योर मोबाइल एंड पढ़ो ये सारे पॉइंट्स को। क्या नहीं क्लियर है वो देखो, क्योंकि आता है थ्योरी में, आ सकता है डिफरेंस बिटवीन PS1 एंड PS2। क्या आपको पता है कि बच्चे छोड़ के क्यों जाते हैं बीच में? मैम दूसरी क्लास का टाइम हो गया। अच्छा, अभी इमिडिएटली है क्या? फिर रुका देंगे बच्चों, ठीक है। Yes. और साइक्लिक नॉन साइक्लिक को अगले हिस्से में करेंगे। अब आपका अगला क्लास कब है? 5 मिनट्स बची हैं अभी। हाँ हाँ, आई स्टॉप द क्लास हियर, फाइन बच्चों, यू कैन ड्रॉप ऑफ, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। ओके बाय मैम।